गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने समसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन को अच्छे से समझ लिया था। प्रत्येक जो उप अवस्था थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सभी के अपन ने डायग्राम बनाकर समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन को अच्छे से समझ लिया था। आज अपन अर्धसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन को अच्छे से समझेंगे। अर्धसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, ये बोलते हैं। तो मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसकी खोज किसने की, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है या उप अवस्थाएं होती है, उनको अपन डिटेल में समझेंगे और संबंधित डायग्राम भी बनाएंगे। तो सन 1905 में फार्मर एंड मुर्रे नामक वैज्ञानिक ने, फार्मर और मुर्रे नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मियोसिस शब्द दिया था। क्या दिया इन्होंने? मियोसिस शब्द दिया था, जिसका इन्होंने मतलब बताया था कम होना, जिसे अपन बोल सकते हैं रिडक्शन। तो फार्मर और मुर्रे नामक वैज्ञानिकों ने सन 1905 में मियोसिस शब्द दिया और उन्होंने इसका अर्थ बताया कि इसका अर्थ होता है कम होना अर्थात रिडक्शन होना। इसीलिए इस डिवीजन को अर्थात मियोसिस डिवीजन को न्यूनकारी विभाजन, किस नाम से? न्यूनकारी विभाजन, जिसे अपन बोल सकते हैं रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। जब मियोसिस का मतलब है कम होना या रिडक्शन होना, इसलिए इस डिवीजन को न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्लियर है? इस डिवीजन में न्यूक्लियस जो होता है, एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, वो 2 टाइम डिवीजन करता है या 2 बार विभाजित होता है, जिसके कारण 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। न्यूक्लियस 2 टाइम डिवाइड होता है, जिसके कारण क्या बनती है? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, ठीक है। तो माइटोसिस जो डिवीजन था, समसूत्री विभाजन से बोल रहे थे, उसमें तो केंद्रक एक ही बार विभाजित हो रहा था, तो एक पैतृक कोशिका से 2 डॉटर सेल्स ही बन रही थी। लेकिन यहां पे न्यूक्लियस में डिवीजन 2 बार हो रहा है, इसलिए 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है लास्ट में। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे ध्यान देना। यह जो डिवीजन है मियोसिस, यह 2 चरणों में
कंप्लीट होता है। कौन कौन से? दो चरण कौन कौन से हैं वो? आपने नाम सुना होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। एक जो मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है वह पूरा दो चरणों में पूरा होता है। मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट की। पहले मियोसिस फर्स्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मियोसिस सेकेंड को अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मियोसिस फर्स्ट है या जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, इसमें एक 2n सेल n सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो डिप्लॉइड कोशिका होती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, जिसके बाद इस मियोसिस डिवीजन होने के बाद यह एक अगुणित कोशिका में बदल जाती है। इस मियोसिस फर्स्ट को निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। इस मियोसिस फर्स्ट को निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, फार्मर और मुर्रे का। अपन स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट की, इसे बोलते हैं अपन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वह निम्न अवस्थाओं में, यह निम्न अवस्थाओं में होता है। फर्स्ट है, इसे बोलते हैं पूर्वावस्था फर्स्ट। इसे अपन क्या लिख सकते हैं? प्रोफेज फर्स्ट। क्लियर है? प्रोफेज फर्स्ट में या प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था फर्स्ट जो अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, ये इसको निम्न 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। इसको भी 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। आपने नाम सुना होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं इस प्रोफेज फर्स्ट में होती है। तो सबसे पहली है लेप्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है पेकाइटिन, फोर्थ है डिप्लोटीन और लास्ट 5th नंबर की है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 उप अवस्थाओं में प्रोफेज फर्स्ट को विभाजित किया जाता है। अपन इन 5 को डिटेल में पढ़ेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे, तो ये प्रोफेज अवस्था कंप्लीट हो जाएगी मियोसिस फर्स्ट की। ओके। तो जो लेप्टोटीन अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि जो
न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वह आयतन में बढ़ जाता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस आयतन में बढ़ जाता है और क्रोमेटिन कुंडलित होकर सिकुड़ जाते हैं। जो क्रोमेटिन है इसके केंद्रक के अंदर, वो कुंडलित होकर, या बोलेंगे अपन कोइल्ड होकर सिकुड़ जाते हैं। साथ ही जो क्रोमेटिन है वह पतले धागे नुमा, या जिसे बोलेंगे अपन थ्रेड लाइक, कैसे, धागे नुमा से बोलते हैं थ्रेड लाइक हो जाते हैं। इसके साथ ही जो सेंट्रियोल है वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो सेंट्रियोल है वह भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये सभी जो क्रियाएं मैंने बताई है ये होती है लेप्टोटीन में, प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन उप अवस्था में। अब इसका अपन डायग्राम भी बनाए तो कैसे बनेगा, ये एक सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, ये केंद्रिक है, केंद्रिका है, ऐसे। मैंने ये कहा था इसमें लेप्टोटीन में कि न्यूक्लियस जो है अपने आयतन में वृद्धि करता है, इसका आयतन बढ़ गया है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि जो क्रोमेटिन है वह कुंडलित होकर सिकुड़ जाते हैं, तो ये सिकुड़ गए हैं कुछ, तो अपन को स्पष्ट दिखने लगे हैं। इसके साथ ही मैंने ये भी कहा कि ये पतले धागे नुमा, अपन देख सकते हैं धागे नुमा हो गए हैं। इसके साथ ये भी कहा कि जो सेंट्रियोल था वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये सेंट्रियोल ये दो भागों में विभाजित हो गया, ऐसे। ये एस्ट्रियोल रेज है जिसे अपन ने कल पढ़ा था। तो ऐसे जो क्रियाएं हैं वो लेप्टोटीन में होती है। अब सेकंड अपन बात करेंगे जाइगोटीन की। तो जो विभाजित सेंट्रियोल है, जाइगोटीन का बता रहा हूं मैं सेकंड उप अवस्था को। जो जाइगोटीन में विभाजित जो सेंट्रियोल है वह विपरीत ध्रुवों की ओर जाकर स्थिर हो जाते हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे विभाजित होकर दो सेंट्रियोल बने एक से, यह विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे। इसके साथ ही जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जिन्हें बोलेंगे अपन समजात गुणसूत्र, इन्हें बोलते हैं अपन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनके बीच युग्मन अर्थात पेयरिंग की क्रिया होती है। इनमें क्या होगा, युग्मन, इसे बोलते हैं पेयरिंग की क्रिया होती है, जिसे सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सूत्र युग्मन, यानी कि जो इस लेप्टोटीन अवस्था में जो धागे नुमा जो क्रोमोसोम्स थे, अब यह है इसमें जो समजात गुणसूत्र होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, वह अब जोड़े बनाएंगे अपने, उनमें युग्मन होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो समजात गुणसूत्र है उनमें पेयरिंग या युग्मन होता है, जिसे सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है कि सिनेप्सिस किसे कहते हैं। तो आप क्या बताओगे कि प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन उप अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच युग्मन या पेयरिंग की क्रिया होती है, जिसे सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहते हैं। क्लियर है?
ओके। प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स की जो लंबाई है वो सभी की बराबर होती है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो लेप्टोटीन का था, अब अपन को बनाना है जाइगोटीन का। तो कैसे बनेगा डायग्राम, ये केंद्रिका न्यूक्लियोलस ऐसे, ये इन्होंने जोड़े बना लिए हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम युग्मन है हुआ है इनके बीच ऐसे, और ये सेंट्रियोल एक इधर है और दूसरा इधर है। क्लियर है? तो ऐसी अवस्था में ये जाइगोटीन अवस्था होती है। फिर अपन बात करेंगे पेकाइटिन की। पेकाइटिन को ध्यान से सुनना है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन। जो क्रोमेटिन है या जो क्रोमोसोम है उसमें संकुचन की क्रिया होती है, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो छोटे मोटे हो जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रोमोसोम्स में संकुचन होने के कारण ये छोटे और मोटे हो जाते हैं, ये वाले, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो विपरीत क्रोमेटिड्स के मध्य जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इन्होंने जोड़े बनाए, युग्मन किया है, इनके दो विपरीत क्रोमेटिड्स को क्या बोलते हैं अपन, अर्धगुणसूत्र, यानी कि एक ये वाला एक ये वाला। इनके जो दो विपरीत क्रोमेटिड्स है, इनके बीच जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का, जिन्हें बोलते हैं अपन आनुवांशिक पदार्थ, उनका आदान प्रदान होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। तो आपसे ये पूछ लिया जाए छोटे क्वेश्चन में कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, तो आप क्या लगाओगे, क्या लिखोगे कि प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स या समजात गुणसूत्रों में के क्रोमेटिड्स के मध्य या दो विपरीत क्रोमेटिड्स के मध्य जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का या आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसे ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पहले क्रोमेटिड्स टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, अतः इस क्रिया को, इस रिएक्शन को जीन विनिमय क्या बोलते हैं, जीन विनिमय, इंग्लिश में जीन एक्सचेंज भी कहा जाता है। और जहां पे ये जीन एक्सचेंज होता है उस भाग को काइज मेटा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, काइज मेटा। आपसे पूछ लिया जाए कि सिनेप्सिस किसे कहते हैं, मैंने बता दिया अच्छे से आपको। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, जीन विनिमय किसे कहते हैं, काइज मेटा किसे कहते हैं। तो काइज मेटा किसे बोलेंगे, जहां पर या प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में जिस स्थान पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो विपरीत क्रोमेटिड्स के मध्य जो जीन एक्सचेंज होता है, उस स्थान को काइज मेटा कहा जाता है। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर किसे बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो विपरीत क्रोमेटिड्स के मध्य आनुवांशिक पदार्थों का या जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है, उसे ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सिनेप्सिस किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में युग्मन या पेयरिंग की क्रिया होती है, जिसे सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट है स्पेशल जो आपको ध्यान रखने हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली बनता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। सिनेप्सिस, काइज मेटा और क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज या जीन विनिमय। क्लियर है? अच्छा, ये क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज या काइज मेटा कौन सी अवस्था में बन रहे हैं, पेकाइटिन अवस्था में। ये चीज ध्यान रखना है स्पेशल। मान लो कि आपको 4 ऑप्शन दे दे, उनमें से एक पेकाइटिन हो, तो आपको क्लिक कौन करना है, पेकाइटिन। क्लियर है? अब बनाते हैं अपन इसका डायग्राम। तो डायग्राम में क्या होना है, ये इसका क्रोमेटिड ऐसे है, येलो,
क्लियर है? अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा है, ये वाला एक रेड मार्कर से शो कर रहा हूं मैं, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है। तो मैंने इसमें ये कहा था पेकाइटिन में कि जो समजात गुणसूत्र के जो जोड़े हैं, ये एक समजात गुणसूत्र है, इनके दो विपरीत क्रोमेटिड्स के मध्य, यानी एक तो ये वाला अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड, और दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये वाला, इसका क्रोमेटिड, इन दोनों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब जहां इस भाग में सबसे पहले तो ये क्रोमेटिड टूटेगा, इसका भी टूटा, इसका भी टूटा, ये टूटकर यहां आ गया, ये टूटकर यहां आ गया, तो इसे जीन विनिमय या जीन एक्सचेंज भी कहते हैं। और जिस स्थान पे ये होता है उसे काइज़मेटा कहते हैं। इनकी संख्या, इस काइज़मेटा की संख्या क्रोमोसोम्स की वास्तविक लंबाई पर निर्भर करती है। क्लियर है? तो ये डायग्राम बना दिया है मैंने पेकाइटिन अवस्था का। अब दो अवस्थाएं और बची है, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन की बात करें तो जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनमें सिकुड़न होता है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो जोड़े बना रखे हैं, इनमें सिकुड़न होती है, और प्रत्येक जो बाईवेलेंट है, इसे अपन बोलेंगे बाईवेलेंट या युगली, जोड़े में है ना ये, इसे बोलेंगे बाईवेलेंट, बाईवेलेंट या युगली। ठीक है? युगल मीन्स जोड़ा होता है, तो यहाँ पे जोड़ा है, एक ये जोड़ा, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। ठीक है? तो जो प्रत्येक बाईवेलेंट है, यह एक दूसरे से अलग होकर दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है? फिर बात करें अपन डाइकाइनेसिस की, तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोलस है अभी तक प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रिक आवरण, ये दोनों विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये भी गायब हो जाएगा न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाएगी। और स्पिंडल फाइबर्स, जिन्हें बोलते हैं तरकु तंतु, वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इनको कैसे प्रदर्शित करेंगे अब अपन? ये तरकु तंतु बनना स्टार्ट, येलो, और यहां पे आ गए ये क्रोमोसोम्स, ऐसे। युगली में होते हैं यानी बाईवेलेंट होते हैं, तो एक तो ये वाला हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम, उसका ये दूसरा ये वाला हो गया। तो ऐसे यहां पर भी होंगे, ऐसे यहां पर भी होंगे। ये तो मैंने मध्य लाइन में बना दिए पहले, ये मध्य लाइन में नहीं आते हैं। मध्य लाइन में कौन सी अवस्था में आएंगे? प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट में। तो ये मैंने आपको 5 उप अवस्थाएं बताई है प्रोफेज फर्स्ट की डायग्राम बनाकर। ठीक है? जिनमें से बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इनके बाद ये प्रोफेज फर्स्ट इन 5 उप अवस्थाओं में कंप्लीट हो चुकी है। अब आएगी अवस्था मेटाफेज फर्स्ट। कौन सी? मेटाफेज फर्स्ट। पहले पढ़ा हुआ अपना टॉपिक है, तो इसको समझने में उतनी कठिनाई नहीं आने वाली है अगर आपने ध्यान से पहले पढ़ा हो। अब है मध्यावस्था फर्स्ट, जिसे अपन बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट, ये बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि इस अवस्था के पहले ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस था वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है? इसमें ही बता दिया था मैंने, इसकी लास्ट जो अवस्था थी डाइकाइनेसिस में ऐसे हो जाते हैं। और तरकु तंतु जो होते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स,
वो अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखेंगे अब, जो पहले बनना ही स्टार्ट हुए थे डाइकाइनेसिस में, वो भी स्पष्ट रूप से अपन को दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रत्येक बाइवेलेंट या प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या जिसे अपन बोलेंगे युगली, यह मध्य रेखा पर आके व्यवस्थित हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स की। ये मध्य रेखा में मैंने पहले ही बना दिए थे। ऐसे, तो ये थी मध्यावस्था फर्स्ट। इसके बाद कौन सी आएगी? एनाफेज, जिसे बोलते हैं पश्चावस्था। पश्चावस्था फर्स्ट, जिसे अपन बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट। क्लियर है? इसमें क्या होगा, यानी कि जो अपन ने माइटोसिस डिवीजन में जो उप अवस्थाएं पढ़ी थी 4, सेम वैसी ही क्रियाएं होनी है। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होगा आगे? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ये जो युगली है, इसमें क्या होगा कि ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे, खिंचाव होगा, स्पिंडल फाइबर्स खींचेगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक सेट ये वाला इस ध्रुव की ओर जाएगा और ये वाला सेट इस ध्रुव की ओर जाएगा। यानी कि एक पैतृक सेल कोशिका में जो क्रोमोसोम्स थे उनकी आधी संख्या, ये आधा पार्ट है इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, इसका आधा भाग एक ध्रुव की ओर और दूसरा आधा भाग दूसरी ध्रुव की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो डॉटर सेल्स बनती है ना, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी ही अपन को मिलती है लास्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गई। तो इन क्रोमोसोम्स को अपन इसको यहां पे बना देंगे, थोड़ा इसको यहां पे बना देंगे, तो इसका ये डायग्राम बन जाएगा। फिर आती है टीलोफेज, जिसे बोलते हैं अंत्यावस्था। टीलोफेज फर्स्ट, ये बोलेंगे। टीलोफेज में क्या होगा, इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। ये एक ध्रुव हो गया, ये दूसरा ध्रुव हो गया, ये तर्कुतंतु थे, ऐसे। तो टीलोफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आधी संख्या थी वह विपरीत ध्रुव की ओर चली जाती है, यानी कि ठीक है, ये इस तरफ आ गई और यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, और दूसरी तरफ इधर, तो यहां पर भी सेम वही आधा भाग, येलो। जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आधा आधा भाग विपरीत ध्रुव की ओर चला जाएगा, उसी टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फिर से प्रकट होने लगेगी। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होने लगेगा। इसके साथ ही पैतृक सेल का साइटोप्लाज्म भी विभाजित होगा, यहां पे संकीर्णन बन के ये भी विभाजित होगा। तो ये सेल्स जो एक पैतृक कोशिका थी, अब 2 डॉटर कोशिकाओं में बदल जाती है। क्लियर है? यानी कि अपन इसको, ये क्लियर था?
इसी का मैं दूसरा रूप बनाऊं तो और समझ में आ जाएगा आपके। ये सेल थी, ये इसका एक ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है, ऐसे ना बना के मैं ऐसे बनाऊं। ये इनका सेंट्रियोल, ऐसे है, ठीक है। जैसे मान लो कि एनाफेज का है, विपरीत ध्रुव की ओर जाना स्टार्ट हो गए हैं, फिर टेलोफेज में अपन इनको और पास में ले आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बता देंगे कि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई है। तो एक पैतृक सेल से दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती है। तो इस तरह से अपन मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें अपन ने जाना कि जो प्रोफेज फर्स्ट थी वो उसको 5 उप अवस्थाओं में अपन ने बांटा था। ये चीज अपन को स्पेशली ध्यान रखनी है। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, किसे कहते हैं, जीन एक्सचेंज या जीन विनिमय कहाँ पे होता है, किसे कहते हैं, जिस स्थान पे होता है उसे कहाँ क्या कहते हैं, सिनेप्सिस किसे कहते हैं, ये अच्छे से अपन को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में भी बनते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन मियोसिस सेकंड अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।